हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। केवीएस पीआरटी टीजीटी के लिए हम कवर कर रहे हैं सब्जेक्ट। लेकिन अभी जो आपका रिसेंट सिलेबस आया है उसमें दिखाया गया है कि केवीएस जो टीजीटी है आपका साइंस वालों का, तो उनको सब्जेक्ट स्पेसिफिक में साइंस पढ़ना है। ठीक है, जिसमें स्पेशली 6 to 10 तक की साइंस एनसीईआरटी की बताई हुई है सिलेबस में। ठीक है, और इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो ग्रेजुएशन लेवल रहेगा। तो आपको साइंस जो टीजीटी साइंस के बच्चे उन्हें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, बात करते हैं अगर हम पीआरटी वालों की, तो पहले जो सब्जेक्ट कंसर्न आता था उसमें साइंस और बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते थे। लेकिन अब सब्जेक्ट कंसर्न में आपके हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस और मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो पीआरटी वालों को अब साइंस सिर्फ उतनी ही रहेगी जो उनकी जीके में पूछ ली जाए, या ईवीएस और साइंस जो मैच करती है उसमें आ सकती है। ठीक, लेकिन टीजीटी जो साइंस वाले उनके लिए तो ये साइंस कंपलसरी है, क्योंकि उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा। ठीक, और बाकी जो सब्जेक्ट है पीआरटी टीजीटी के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो तो मैं तैयार करा ही रही हूँ। और लेकिन जो टीजीटी वाले साइंस के बच्चे, अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक देखना है तो मैं सिर्फ साइंस वालों को ही कराऊंगी। तो वो साइंस वाले बच्चे चाहें तो मेरे चैनल से देख सकते हैं। एनसीईआरटी की जो भी बुक्स हैं 6 to 10 तक की, मैंने हर चैप्टर के जितने भी लाइन्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, पॉइंट्स हैं, मैंने सबको हाईलाइट कर दिया है। तो आपको सिर्फ वो हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ने रहेंगे। आपको पूरी, अगर आपके पास समय की कमी है, अगर समय की कमी नहीं है और आप पढ़ सकते हैं तो आप पूरा पूरा चैप्टर पढ़िए, अच्छी बात है। लेकिन अगर समय की कमी है और आप पूरा नहीं पढ़ सकते क्योंकि एक कहानी की तरह चैप्टर दिया रहता है, तो जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस और पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि टॉपिक्स आपके ज़रूर 6 to 10 एनसीईआरटी के, लेकिन उसका डिफ़िकल्टी लेवल हाई होगा। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो ऐसा नहीं कि बस आपने उतना ही पढ़ लिया हो गया। ठीक है, आपको डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया था क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का। आज चैप्टर 6 और 7 करेंगे। 7 वाला चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 6 का चैप्टर जो है वो छोटा सा है, इसलिए मैं 6 और 7 दोनों एक में ही कवर कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि 6 का बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है तो इसको इसी में कवर कर लेते हैं। तो चैप्टर 6 है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। ठीक, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब कैसे चीज़ें परिवर्तित होती हैं। पहले चीज़ किसी और तरीके की है, फिर किसी और तरीके की हो जाती है। जैसे सपोज़ यहाँ पर आप एग्जांपल देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लड़की है जो गुब्बारा फुला रही है। आपने देखा होगा जो गुब्बारा होता है या बलून होता है वो पहले पिचका हुआ है, अब जब उसको फुला दिया तो क्या होता है, उसका आकार क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखिए ये कागज़ है, अब इस कागज़ से क्या किया, एरोप्लेन बना लिया, तो क्या हो गया, ये भी परिवर्तित हो गया। इस तरीके से आटे से रोटी बनाना, तो ये सब क्या, ये परिवर्तन हो रहा है ना। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम परिवर्तित करने के बाद वापस उस स्थिति में ला सकते हैं, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम परिवर्तित करने के बाद वापस उस स्थिति में नहीं ला सकते। जैसे सपोज़ ये गुब्बारा है। ठीक, गुब्बारा पहले पिचका हुआ है, इसमें हवा भरी तो ये फूल गया। ठीक, यानी कि इसका आकार परिवर्तित हो गया। अब हम चाहते हैं कि वापस पिचका हुआ गुब्बारा हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हवा को निकाल देंगे, तो वापस ये पिचका हुआ गुब्बारा हो जाएगा। लेकिन अब सपोज़ करो कि गुब्बारा फट गया, तो क्या वापस ही वैसा हो सकता है पिचका हुआ, नहीं हो सकता है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम परिवर्तित दोबारा पहले जैसा कर सकते हैं, और कई बार ऐसा होता है कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम दोबारा पहले जैसा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने आटा है, आटे से हमने रोटी बना दी। ठीक है, रोटी को अगर हम, जो आटे की लोई होती है उसकी हमने रोटी बेल दी, बेलने के बाद में हम चाहें तो फिर से उस बेली हुई रोटी की लोई बना सकते हैं। लेकिन अब हमने अगर उस बेली हुई रोटी को सेक दिया तवे पे, तो क्या फिर से हम उसकी वैसे ही लोई बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं सेकने के बाद। ठीक, तो कई चीज़ें क्या होती हैं, वापस परिवर्तित हो जाती हैं, और कई चीज़ें क्या होती हैं, परिवर्तित दोबारा से नहीं होती हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वलय को गर्म करने पर आकार बड़ा हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। ये चीज़ें हमने भी पढ़ी हैं कि गर्मियों में चीज़ें फैलती हैं और ठंड में चीज़ें सिकुड़ती हैं। ठीक, जैसे जल है, जल को हम बर्तन में गर्म करते हैं तो क्या होता है, उबलने लगता है। अब लगातार गर्म करते रहेंगे तो जल क्या है, बर्तन में कम होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि थोड़ा जल क्या होता है, वाष्प में बनता जाता है। हम जितनी देर गर्म करते जाएंगे वाष्प बनती जाएगी और मात्रा घटती जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा, कहीं आप छत पर पानी फैला दीजिए, ठीक है,
खूब तेज़ धूप निकली है तो क्या होगा, पानी धीरे धीरे अब गायब हो जाएगा। कैसे गायब हो गया, पानी एकदम से गायब नहीं हुआ, पानी धीरे 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 क्या हुआ, वेपोराइज होता रहा, वाष्प बनता रहा और वाष्प बन के अंततः वो वहाँ से गायब हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, थोड़े बहुत कुछ लाइनें इम्पोर्टेंट थी तो इस वजह से मैंने इसको इसी में कवर कर लिया। कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जाते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है, कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिन्हें वापस उनकी पहली वाली अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक है, और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनको वापस पहले वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता। जैसे कि आटे की लोई है, उसको हमने रोटी बेल ली, बेलने के बाद हम दोबारा चाहें तो उसकी लोई बना सकते हैं। ठीक, लेकिन बेली हुई रोटी को यदि हमने सेक दिया तो हम दोबारा चाहें तो सेकी हुई रोटी को फिर से हम बेली हुई में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये चैप्टर छोटा ही सा था तो मैंने इसको यहाँ कवर कर दिया, हालांकि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था ऐसा, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया था तो इसलिए कवर करना था। अब जो आ जाते हैं मेन चैप्टर पे, पौधों के बारे में। ठीक है, पौधों से अधिकतर टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन एक आध आ जाता है, जिसमें भी आपका बॉटनी सब्जेक्ट आना है उसमें तो समझिए पौधों से क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि बॉटनी का मेन मतलब ही पौधों से जुड़ा है। तो यहाँ पर 3 तरीके के पौधों को बताया गया है। ठीक, शाक, झाड़ी और वृक्ष, अधिकतर यही 3 पूछ लिए जाते हैं, शाक, झाड़ी और वृक्ष से रिलेटेड ही क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। तो हरे और कोमल तने वाले जो पौधे होते हैं, यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, हरे और कोमल तने होते हैं वो शाक कहलाते हैं, और इनमें अधिकतर में क्या होता है, कई शाखाएं नहीं होती हैं। कुछ पौधों में शाखाएं जो होती हैं वो तने के आधार से निकलती है, तना कठोर होता है लेकिन अधिक मोटा नहीं होता, जैसे आपने गुड़हल देखा होगा। ठीक है, तना कठोर होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है, तो ये किस में आता है, झाड़ी में। गुलाब आपने देखा होगा तो ये झाड़ी में आते हैं। ठीक है, और जो हरे और कोमल तने वाले पौधे होते हैं वो शाक में आते हैं। और ऐसे पौधे जो बहुत ऊंचे होते हैं, मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, दृढ़ तने के होते हैं, गहरे होते हैं, ये वृक्ष में आ जाते हैं। ठीक, तो बहुत इजी है इनके डिफरेंस को समझ पाना। कमज़ोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और भूमि पे फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं। ठीक, विसर्पी कहलाते, जैसे आपने देखा होगा जो मस्क मेलन है, ठीक है, यानी कि खरबूज है, ये क्या होता है, यह कद्दू है, ये क्या होता है, ये खड़े नहीं हो पाए क्योंकि इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। जो कद्दू हो गया या मस्क मेलन हो गया, इसमें क्या है, भार बहुत ज़्यादा होता है, ये कमज़ोर तना होता है इनका, तो वो क्या होता है, ज़मीन पर फैल जाते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, विसर्पी कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दूसरे पौधों की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, वो आरोही कहलाते हैं। ठीक है, ये शाक, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोई दूसरा पौधा है और इसी पर क्या होते हैं, इसी का सहारा लेकर के ये दूसरा पौधा इसके ऊपर चढ़ रहा है। ठीक, पत्ती के बारे में बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 टिश्यूज़ के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ, आगे अभी डिटेल में आप पढ़ेंगे। एक होती है जाइलम टिश्यू, एक होती है फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू जो होती है वो जो पानी होता है, जड़ों में पानी एब्जॉर्व करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य जाइलम टिश्यू करती है। और जो फ्लोएम टिश्यू होती है, जो पत्तियाँ खाना बनाती हैं, उस खाने को पौधे के हर भाग में पहुँचाने का कार्य फ्लोएम टिश्यू करती हैं। ठीक, अब बात करते हैं पत्ती की। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ी होती है उसे पर्णवृंत कहते हैं। अगर आपको इंग्लिश में भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे पर्णवृंत कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तना हो गया, यहाँ से पत्ती जुड़ी है, इस भाग को क्या कहेंगे, पर्णवृंत कहेंगे। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। ठीक है, ये जो हरा चपटा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये फलक कहलाता है। पत्ती की शिराओं की बात करें, ये जो आप लाइन देखते हैं ये पतली पतली शिराएं गई हैं, तो जो बीच की लाइन होती है इसको कहते हैं मध्य शिरा यानी कि मिड रिब। और जो यहाँ पे किनारे किनारे शिराएं होती हैं, बीच रिब के जो मिड रिब के किनारे किनारे जो शिराएं होती हैं, इनके द्वारा जो डिज़ाइन बनती है इसको शिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, यानी किस विन्यास की वो पत्ती है। जैसे
अगर ये जाली रूप में, जैसे यहाँ पे आप इस पत्ती में क्या देखते हैं, जाली रूप का स्ट्रक्चर बना रही है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं जालिका रूपी, ठीक है, यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक, जालिका रूपी विन्यास या रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा घास, घास में क्या होता है, एक समांतर रेखाएं होती, पैरेलल लाइंस होती, तो उसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं, ठीक। इसका आगे क्या यूज़ है वो मैं भी आपको बताऊंगी, जब आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा इन विन्यास के बारे में जानना कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक। यहाँ देख सकते हैं 2 तरीके के शिरा विन्यास दिए। पहले वाले में आप देख सकते हैं जालनुमा रचना बना रही है, तो ये जालिका रूपी या रेटिकुलेट है, और दूसरे में आप देख सकते हैं ये इसमें समांतर रेखाएं हैं, तो ये समांतर या पैरेलल वेनेशन है, ठीक। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पत्तियों को क्या किया गया, उसमें पन्नी बांध दी है, ठीक। पन्नी के अंदर क्या होता है, कुछ समय बाद जल की बूंदें दिखाई देने लगती, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पत्तियों से ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती रहती है, ठीक है। जल की बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं, उसे वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण हमें पता है, जिसके द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप सब जानते हैं इस बारे में। ऑक्सीजन निकलती है, और पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन जो है वो पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। खैर इसमें और कुछ नहीं है ऐसा ज़्यादा। जड़ें क्या करती हैं, पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं, इसलिए इन्हें पौधों का स्थिरक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये पौधे को एक स्थिरता प्रदान करती हैं, ठीक। इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो स्थिर रूप से खड़े रहते हैं, कैसे, क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। जितना बड़ा आप पेड़ देखोगे, जैसे आप पौधा देखोगे उसकी कम मजबूत जड़ होगी, लेकिन आप कोई बहुत बड़ा पेड़ देखोगे जैसे बरगद वगैरह, तो उसकी और ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो किस लिए होती है, वो उन पौधों को या पेड़ को क्या करती हैं, स्थिरता प्रदान करती हैं। 2 प्रकार की यहाँ इंपॉर्टेंट जड़ें, जो मेन टाइप है वो है टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट कहते हैं मूसला जड़ को, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं रेशेदार जड़ को। इनके अंदर फिर और भी बहुत सारे जड़ें आती हैं, इनके भी और प्रकार हैं, लेकिन जो मेन है जड़ के प्रकार वो मूसला जड़ और रेशेदार है। इनके अंदर और भी प्रकार की जड़ें आती हैं, ठीक। मूसला जड़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एक मेन जड़ होती है और उसके किनारे छोटी छोटी जड़ें निकली रहती हैं, तो वो कहलाती है मूसला जड़। जैसे कि आप अगर गुलाब का पौधा देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, मूसला जड़ें कहलाती हैं। रेशेदार जड़ होती हैं जो फाइबर की तरह होती है, रेशों की तरह होती है। जैसे घास को अगर आप कभी देखें तो घास की जड़ कैसी होती है, उसमें कोई मेन रूट नहीं होती, उसमें सब फाइबर जैसी जड़ें होती हैं, ठीक। और आप कैसे पहचानेंगे किसी भी पौधे को बिना उखाड़े कि इसकी जड़ कैसी है, तो इसका सबसे आसान एग्जाम्पल मैंने अभी जो शिरा विन्यास बताया था आपको, शिरा विन्यास में आपने देखा था जिसमें जाली रूप की संरचना है। अगर जाली रूपी संरचना है तो इसका मतलब उसकी जड़ मूसला जड़ होगी, और अगर समांतर पत्तियां हैं, समांतर संरचना है पत्तियों में, तो उसकी जड़ रेशेदार होगी, ठीक। इसके बारे में समय मिला तो मैं भी और डिटेल से और बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगी कि आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। मूसला जड़ और रेशेदार जड़, और ये एक बीजपत्री क्या होता है, 2 बीजपत्री क्या होते हैं पौधे, इतना इजी मेथड है ना कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता आपको दोबारा कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन होने वाली। बहुत ईजी, बहुत आसान मेथड में बताऊँगी। ये मेथड मैंने हाई स्कूल में पढ़ा था और मुझे मेरे टीचर ने बताया था, इतना इजी मेथड कि हाई स्कूल के बाद मुझे कभी दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब मेरा पूरा ग्रेजुएशन से लेके सारी पढ़ाई हो गई, मुझे कोई एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ी है। इतना अच्छे से मेरे दिमाग में फीड हो गया था, इतना इजी मेथड है वो, ठीक। अब यहाँ फूलों के बारे में एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी है, गेंदा, सूरजमुखी और गुलदाउदी, इन्हें फूल नहीं बल्कि फूलों का गुच्छा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने उनमें भी देखा होगा कि क्या होते हैं, पूरे गुच्छे की तरह होते हैं। तो गेंदा, सूरजमुखी और गुलदाउदी के बारे में अगर आ जाए बाई चांस कि ये क्या है, फूल है, फूल गुच्छ है,
या फिर जड़ है, पत्ती है, कुछ भी इस टाइप का एग्जाम्पल आ जाए तो ये पुष्पों का गुच्छ है। एनसीईआरटी में एक ध्यान देने वाली बात है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मोस्टली बॉक्स के अंदर होते हैं, तो वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अब यहाँ कुछ जनरल चीज़ें हैं जिसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया, क्योंकि लगभग वो पूरा पढ़ करके ही समझ में आने वाली चीज़ें हैं, तो अगर मैं उसको अंडरलाइन कर दूँगी तो आप शायद पूरा पढ़ें ना उसको, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ पढ़ करके। हालांकि आपने सीटेट किया है तो ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, नहीं भी पढ़ी हैं तो फिर आप देख सकते हैं। यहाँ पर में हम देखते हैं जैसे कि ये जो इसका जो रंगीन वाला पार्ट होता है इसको पंखुड़ियाँ कहते हैं, और जो ये आउटर पार्ट होता है इसको बादल कहते हैं, जो ग्रीन वाला पार्ट होता है। ठीक, और इसके बाद आ जाते हैं स्त्री केसर और पुंकेसर के बारे में जानते हैं। पुंकेसर क्या होता है? मेल पार्ट होता है। स्त्री केसर क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है। पुंकेसर में यानी कि मेल पार्ट में क्या क्या होता है? तो ये परागकोश होता है और ये तंतु होता है। ठीक है, ये तंतु यानी कि फिलामेंट होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये परागकोश होता है यानी कि इसको आई गेस एंथर कहते हैं। ठीक है, एंथर, और ये फिलामेंट होता है। एंथर के अंदर फिर क्या पाए जाते हैं? पराग पाए जाते हैं यानी कि पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ये फीमेल पार्ट है स्त्री केसर। इसमें 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट होता है वर्तिकाग्र यानी जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, फिर होती है वर्तिका, स्टाइल और अंडाशय यानी कि ओवरी। तो ये 3 पार्ट होते हैं फीमेल में। ठीक है, अगर हम फीमेल के यहाँ पर देख सकते हैं ओवरी को हम इसको काटते हैं, इसकी आंतरिक अनुप्रस्थ काट में काटते हैं तो फिर यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर बीजांड देखने को मिलते हैं। बस इससे ज़्यादा और कुछ भी यहाँ पर ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं। बाकी इन सब की मैं अलग से वीडियो बना करके समझाऊंगी, क्योंकि सिर्फ ये समझने वाली चीज़ें हैं और वैसी कोई रटने वाली चीज़ें नहीं है इसमें। ठीक है, तो पौधों की जड़ों के बारे में और मेल पार्ट फीमेल पार्ट जो फ्लावर का है इसके बारे में, और जो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री यानी कि मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट है या लीव्स हैं या जड़ें हैं, इनके बारे में ये मैं वीडियो में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। KVS PRT TGT साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। जैसे ही मैं कोई दूसरी वीडियो डालूंगी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।